सो शुक्राना गुरुजी। कमांडर अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना सत्संग स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जय जी। गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच महाराज के दरबार में आज फिर हाजिर हूँ महाराज का सत्संग करने के लिए। और आज के सत्संग की शुरुआत हम लोग शुरू से करेंगे कि हमारे सत्संग शुरू कैसे हुए और आज जिस फॉर्म में हम लोग सत्संग को देख रहे हैं ये इवॉल्व कैसे हुए। आप सबसे प्रार्थना है कि जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जब तक संगत सामने दिखे नहीं तो सत्संग करने का आनंद ही नहीं आता उस तरीके से। चेहरे तो दिखने चाहिए, थोड़े से बहुत है। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। ये बात करीब इसी समय के साल के इसी समय में 2003 की है। मैं एम्पायर स्टेट में महाराज से आज्ञा लेके लंगर के बाद घर के लिए निकला और पार्किंग में अर्जुन सब्बरवाल अंकल जो गुरु जी के बहुत प्यारे भगत हैं, सेवक भी हैं और पार्किंग की सेवा में रहते थे, तो उन्होंने मुझे एक A4 साइज की एक शीट दी जिसपे गुड़गांव की संगत के कुछ नाम लिखे हुए थे और उन्होंने कहा अंकल गुरु जी का हुक्म है कि गुड़गांव में सत्संग होने चाहिए और ये आपकी सेवा है। तो एक तो खुशी हुई कि महाराज ने किसी लायक समझा, एक सेवा मिली और एक एप्रीहेंशन कि हमें यही नहीं पता सत्संग क्या होता तो हम करेंगे क्या। लेकिन खुशी खुशी से वो पेपर ले लिया, सबको कांटेक्ट किया और अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो पहली बार सत्संग जिसमें मैं शामिल हुआ वो मीरा आंटी के यहाँ हुआ गुड़गांव में। उसके बाद एक दो और हुए, बसीन अंकल के यहाँ भी हुआ और मदान अंकल के यहाँ भी। तो शुरू के कुछ सत्संग थे। हम लोग कितने होंगे, 8-10 संगत, 15 संगत, बहुत हुआ तो शायद कुछ कुछ बार में तो 7-8 संगत भी थी और थोड़ी से हम लोग इकट्ठे हुए। हम लोग को उस समय ये भी नहीं पता था कि हमने करना क्या है। दरबार तो छोड़िए, गुरु जी का स्वरूप भी सबके पास नहीं था और बड़े वाला तो बिल्कुल भी नहीं। ड्राइंग रूम में बैठ गए, थोड़ी बहुत इधर उधर की बात की, अच्छे से खाया पिया और अपने अपने घर चले आए। हो गया सत्संग। एक दो बार जब ये हो गया, खासतौर से जो मदान अंकल के यहाँ सत्संग हुआ उसमें तो जो खाने के लिए प्रसाद का जो स्प्रेड था वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और उसके बाद में जब महाराज के दरबार में हाजिरी लगी तो सबसे पहले इसी बात की फटकार लगी कि ये किटी पार्टी नहीं होनी थी, ये गुरु का सत्संग होना था। यहाँ पे मैसेज गुरु का मिला, फोकस सत्संग पे होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। अभी तो यही नहीं पता था सत्संग क्या होता है, तो हम क्या करते, पूछ किसी से सकते नहीं थे। हुआ क्या कि पंजाब से एक संगत आई और गुरुजी ने उनको खड़ा किया, म्यूजिक बंद कर दिया और उनसे कहा चल अपना सत्संग सुना, शॉर्ट में सुना। तो अंकल खड़े हुए और उन्होंने गुरुजी के साथ बिताए हुए समय और महाराज की जो ब्लेसिंग थी उसको बड़े प्यार से सुनाया और हम लोगों को समझ में आ गया कि ये सत्संग है, हमने यही करना है। उसके साथ साथ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और मिली। उसमें यह था कि प्रसाद के लिए कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं होना है, एक मीठा, एक नमकीन
और चाय प्रसाद। इसके अलावा तीसरे संडे को 5 से 7 इवनिंग में सत्संग कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 7 बजे जो संगत एम्पायर स्टेट मंदिर में जाना चाहे वो आज्ञा लेके 7 बजे चली जाए। तो बेसिकली 2 घंटे के अंदर हमने सब कुछ कर देना था। शब्द लगाने की कोई परंपरा नहीं थी, न हमारे पास वो सारी चीजें थी। तो जैसे ही इकट्ठे होते थे, गुरुजी महाराज का सत्संग शुरू हो जाता था। आरती नहीं होती थी, मंत्र जाप तो इस फॉर्म में उस समय एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। गुरुजी का आसन भी नहीं लगता था, बस हम लोग इकट्ठे होते थे, महाराज की चर्चा करते थे, महाराज का गुणगान करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स को रिकाउंट करते थे, प्रसाद लेते थे और अपने अपने घर चले जाते। ये सत्संग इस फॉर्म में थोड़े दिन चला। फिर क्या हुआ कि संगत बढ़ गई, 20-25 से शायद 30-40 हो गई। और तो सब संगत का यह ख्याल हुआ कि सबको इकट्ठा करने के लिए वेट करना चाहिए, जब आ जाएं, एक तरीके से कोरम पूरा हो जाए, तो फिर हम लोग सत्संग शुरू करें। उस टाइम में एक शब्द चला लेते हैं। तो 5 बजे से एक शब्द चला लेते थे और सामान्य रूप से 5:15 बजे तक संगत आ जाती थी। और उसके बाद में अगर हम सत्संग शुरू नहीं करें, तो मुझे अभी भी याद है हमारे कुछ अंकल आंटी हमें देखने लगते थे कि भाई क्या बात है, सत्संग क्यों नहीं शुरू कर रहे। और उसके बाद प्यार से बैठ के अगले 1 घंटे 45 मिनट हम लोग सत्संग करते थे। प्रसाद ग्रहण करने में तो कुछ ज्यादा टाइम लगना ही नहीं था। एक समोसा होता था और उसके साथ में मीठे में या तो बर्फी ले ली या लड्डू हो गया, कड़ा प्रसाद तो बनता ही नहीं था। तो इस तरीके से हमारा सत्संग शुरू हो गया। संगत इतनी थोड़ी थी कि आप सोचिए, तीसरे संडे को भी अगर महीने में एक बार किया तो हमें साल में 12 सत्संग करने होते थे, और हमें 12 के 12 सत्संग करने के लिए कभी संगत नहीं मिलती थी। तो इसमें हमारे गुड़गांव की भाटी आंटी हैं, वो सब्रवाल अंकल का परिवार, ये लोग जुड़े हुए थे। और ये तय हुआ कि अगर कभी भी ऐसा मौका मिले कि हमारे पास संगत वॉलेंटियर ना हो सत्संग करने के लिए, तो हम में से किसी के घर में हो जाए। लेकिन फिर संगत बढ़ी, और जब संगत बढ़ी तो एक रोस्टर बनना और एडवांस में बुकिंग होने लगी। यहां तक कि मुझे याद है, इतने साल हो गए हैं, अपने गुड़गांव के एपी जोशी अंकल हैं, उनका जनवरी में सत्संग 1 साल पहले बुक हो जाता था। वो रोस्टर रखना होता था और फिर बताना होता था कि जी आपके यहाँ सत्संग है, संगत आ जाती थी। ऐसे चलता रहा और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। तब अपने गुड़गांव के ओल्ड गुड़गांव में माथुर अंकल के घर महाराज पधारे, और उन्होंने उनके लिए एक आसन बनाया, सोफा था, उसको अच्छे से सिंगल सोफा को रखा और महाराज की आरती की। अगली बार उनके घर जब सत्संग हुआ तो उन्होंने जिस सोफे पे महाराज आके बैठ गए थे, उसको उन्होंने परमानेंटली गुरुजी का आसन मान के अलग रख दिया कि इस पे अब कोई नहीं बैठेगा, ये महाराज का आसन है। और फिर उनकी उसी तरीके से आरती की गई। तो हमें पहली बार लगा कि ये एस्पेक्ट हमने शायद मिस कर दिया, और अगर अंकल ने किया है और उसके पीछे लॉजिक है तो ये होना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता है कि महाराज सत्संग अटेंड करने आते हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था उनके हिसाब से, उनकी गरिमा और महिमा के हिसाब से एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आसन लगना शुरू हो गया, महाराज की आरती होनी शुरू हो गई, और सिलसिला चलता रहा। एक टाइम में भाटी आंटी के यहाँ सत्संग था, काफी सारी संगत इकट्ठी हो गई थी। तब ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने खड़े होके बोला
कि महाराज हम सबके कष्ट अपने शरीर पर ले लेते हैं, मानव शरीर है उनका, और उसकी वजह से उन्हें वो सब कुछ भुगतना पड़ता है जो अगर वो अपने ऊपर ना लेते तो हमें भुगतना पड़ता। और ये उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट करता है, तो हमें महाराज के लिए प्रेयर करनी चाहिए। तो वी वर इन ए वे टेकन अबैक कि महाराज सबको ठीक करते हैं, हम महाराज के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर पाएंगे, हमारी औकात क्या है गुरु जी के लिए प्रेयर करने की। तो फिर अब ब्रिगेडियर सैनी अंकल अब महाराज के चरणों में है। तो उस समय में भी बहुत पुरानी संगत और बहुत ही इवॉल्व संगत, उनकी बात को समझना भी जरूरी था। तो हमने उन्हीं से पूछा कि अंकल आप ही बताएं कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हमें महाराज से महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन क्या करेंगे अंकल हम लोग। सत्संग कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन गाइडेंस के लिए हमारे पास हमारे एल्डर्स थे गुड़गांव की संगत के, आज भी हैं, और हम उनकी गाइडेंस लेते रहते थे, लेते हैं। तो हमने कहा अंकल आप ही बताइए। तब मुझे याद है कि महाराज के दरबार के एंट्रेंस के दोनों तरफ दो गुरुजी के स्वरूप थे, और उनके नीचे एलईडी की एक रनिंग लाइन चलती थी। उस पे लिखा होता था, जैसे वो जो फ्लो में चलते थे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, दोनों तरफ। तो ये हमारा एक तरीके से बीज मंत्र है। तो उन्होंने कहा कि हम गुरु जी के मंत्र को, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय को, हम अगर इकट्ठे मिलके एज ए संगत सब मिलके पाठ करें तो ये गुरु जी के लिए गुरु जी की प्रेयर हो जाएगी। बहुत बढ़िया है। It took precisely 10 seconds to accept this. संगत accepted it, and then one of the idea came कि भाई जब हम गुरुजी महाराज में और शिवजी महाराज में फर्क ही नहीं करते, तो क्या ये सही नहीं होगा कि एक लाइन में शिवजी सदा सहाय हो और दूसरी लाइन में हम गुरुजी सदा सहाय बोल रहे हैं। तो this was also liked by everyone, and that day Brigadier Seni uncle stood up and he recited this mantra and संगत followed. पहली बार ये मंत्र जाप, अगर जिसको आज हम मंत्र जाप कहते हैं, भाटी आंटी के घर में ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने कंसीव किया, कॉन्सेप्ट सामने लाए, संगत को बताया और खुद उसको संगत से कहलवाया। ये मंत्र जाप हो गया। इसके लिए इस समय तक महाराज से परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। सैनी अंकल ने बोला तो बोला। और उसके बाद से हर चीज करीब करीब सेट हो गई। तीसरे संडे को होगा, 5 से 7 होगा, ज्यादा दिखावा नहीं होगा, एक मीठा एक नमकीन होगा, महाराज का आसन होगा। सबके पास स्वरूप नहीं था, अगर है तो महाराज का स्वरूप होगा। संगत बैठेगी, थोड़ा सा शब्द चलेगा और उसके बाद में सत्संग। 7 बजे विल वाइंड अप। 7 o'clock वॉज हार्ड स्टॉप, यानी 7 बजे आपको खड़े होके बोलना पड़ता था कि जो संगत मंदिर जाना चाहे आप वो मंदिर जा सकते हैं। हम बैठे रहते थे, ये अलग बात है, लेकिन 7 o'clock वॉज 7 o'clock। उसके बाद में संगत बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि ये सत्संग जो महीने में एक बार होता था, वो जरूरी हो गया कि ये महीने में ज्यादा हो। और उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि वंस इन ए मंथ वाज सच ए सैक्रोसेंट कॉन्सेप्ट कि अगर उसके अलावा सत्संग होना होता है
तो गुरुजी की परमिशन होती थी। मुझे आज भी याद है कि केंद्रीय विहार के भाटिया अंकल के यहाँ एक सत्संग होना था और वो आउट ऑफ टर्न होना था, तो उसके लिए हम लोगों के पास में महाराज का आदेश आया कि ये सत्संग रूटीन से हटके किया जाना है। इससे आप ये भी समझ लीजिए, और आपने पहले भी सुना होगा और ये पुरानी संगत आपको बताएगी कि महाराज का हर एक इवेंट पे, हमारी जिंदगी पे, हमारे लाइफ के एक एक एस्पेक्ट के पूरा पूरा कंट्रोल रहता है भी। और ये बड़े सुकून की बात है कि हम जो कर रहे हैं उसमें महाराज का अप्रूवल है। सत्संग घरों में ही होता था। एक बार मेरा टर्न आया जलवाई टावर्स में सत्संग करने का। उस दिन गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि कमांडर से बोलना सत्संग बाहर करेगा, बड़ी जगह में, आज संगत ज्यादा आएगी। अब आप देखिए हमारे एक्शंस को, हमारी लाइफ को, हमारी जिंदगी को महाराज कितनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, आगे की देखते हैं और हमें गाइड करते हैं और पूरे नियंत्रण में रखते हैं। तो हमारा एक सोसाइटी का कम्युनिटी सेंटर है, उसमें आधा सेंटर हमने बुक कर लिया और उसमें एक तरीके से पूरा इंतजाम करके सत्संग किया। एम्पायर स्टेट में महाराज ने हमारी गुड़गांव की एक और संगत को ये बताया कि आज कमांडर के यहां सत्संग हुआ है और इतनी संगत आई है। तो हम लोग ठहरे, क्या बोलूं, उतना उतना एक तरीके से विश्वास नहीं होता। तो हम में से किसी ने वो सारी प्लेट्स गिनी ताकि ये पता चल जाए कि कितना प्रसाद कितनी संगत ने लिया। और मजे की बात यह है कि महाराज ने जो नंबर बताया उतनी ही प्लेट्स थी जो कंज्यूम हुई और उतना ही प्रसाद था। उससे एक बात पक्की हो गई कि गुरु के सत्संग में महाराज आते हैं, ये बात मानने की है। और इस एस्पेक्ट को मुझे मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में शेयर करना चाहूंगा। जब हम कहते हैं कि गुरु जी से मांगो मत, गुरु जी से मानो, तो ये जो मानने वाला एस्पेक्ट है ये कितना क्रूशियल है और कितना इंपॉर्टेंट है। सत्संग शुरू हो गए। इस तरीके से हमारे पास सत्संग के सारे कंपोनेंट वर इन प्लेस। बस एक चीज अभी डिफरेंट हुई कि बहुत सारी संगत ने अपने घरों में जो शुभ काम होने हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादी विवाह हो या और कुछ अच्छा काम हो, तो उसकी शुरुआत महाराज के सत्संग से करनी शुरू की। और उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि जो ये एक मीठा एक नमकीन होता था उसकी जगह वो एलेबरेट लंगर हो गया। और एक बार लंगर हुआ तो फिर किसी ने नहीं सुना, वो फिर हम वापस एक मीठे एक नमकीन पे नहीं आए, क्योंकि अब तो लंगर ही होना था। और आप किसी को रोकने की भी बात करते तो जी वो नहीं होने वाला था। ठीक है, अब फिर जैसी महाराज की मर्जी, उसके बाद में कुछ पुशबैक तो मंदिर से नहीं आया और गुरुजी ने भी कुछ नहीं बोला, तो हमने मान लिया कि ये महाराज ने एक तरीके से अप्रूव कर दिया कि अब एक मीठा एक नमकीन पे तो हम वापस नहीं आ पाएंगे, हम लोग इत्मीनान से अब लंगर करेंगे। अब इतना हो गया कि लंगर जितना सिंपल रखा जा सके उतना रखा जाए। तो शुरुआत तो लंगर की ऐसी हुई जैसी शादी विवाहों में होता है। मुझे याद है पूरा मेन्यू एलेबरेट बन जाता था लंगर के लिए, लेकिन कम से कम हम लोग भले ही मीठे नमकीन पे नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग एक बड़े सिंपल लंगर के ऊपर आके सेटल हो गए। वापस मंत्र जाप पे आते हैं। गुड़गांव की आंटियों को बड़े मंदिर में लंगर बनाने का मौका मिला, जो लंगर
शाम को एम्पायर स्टेट में जाता था। अब क्योंकि ये सब मंत्र जाप से कनेक्टेड थे, तो इन्होंने मंदिर में जाके जब अपना लंगर सेवा शुरू करनी, तो उससे पहले इकट्ठे होकर इन लोगों ने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और ये एक छोटा सा चैलेंज हो गया, क्योंकि कुछ जो जो गुड़गांव के बाहर की संगत थी, जिनको मंत्र जाप का ये कॉन्सेप्ट या तो पता नहीं था या जिन्हें हजम नहीं हुआ, उन्होंने इस चीज को जेंटली माइल्डली रेज कर दिया। हमारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, क्योंकि ये चीज महाराज के पास पहुंच गई। मुझे याद है हम लोगों के पास जब बातें, हमने कहा अंकल, सिंगला अंकल से कहा अंकल गुरुजी से बात कर लो, अगर वो आदेश देंगे अप्रूव करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जैसी महाराज की आज्ञा। तो उन्होंने तभी का तभी महाराज से ये बात डिस्कस कर ली और महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक है, गो अहेड, भगवान का नाम ले रहे हैं एंड दिस इज ओके। उसके बाद क्या था, देन वी हैड महाराज अप्रूवल एंड हमारे सत्संग रेगुलरली चलते रहे, और प्राइमरीली गुड़गांव में चलते रहे। गुड़गांव के बाहर अगर कभी सत्संग होना होता था तो स्पेसिफिकली गुरुजी के अप्रूवल से होता था, और इनवेरेबली महाराज वहां जाते थे। बड़े मंदिर में मंत्र जाप पहली बार गुरुजी के चोला बदलने के बाद जब संगत पहली बार इकट्ठी हुई, तो मुझे याद है हम लोग को समझ में नहीं आता हम शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि और कुछ सूझ नहीं रहा था। तो जिस तरीके से गुड़गांव में हम मंत्र जाप किया करते थे, मेन हॉल में खड़े होके मैंने संगत से प्रार्थना की और हम लोगों ने मिलके मंत्र जाप किया। और उसके बाद से मंत्र जाप हमारी सेवा का, हमारे सत्संग का और हमारी उपासना का और महाराज के प्रति भक्ति का एक प्रतीक बन गया है और हमारी जिंदगी का इंटीग्रेटेड हिस्सा है। सत्संग आज भी होते हैं और धीरे 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 बहुत सारी चीजें उसमें अपने आप से जुड़ जा रही हैं। इवॉल्व होना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी ऐड करने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि ये जो बेसिक लीगेसी है महाराज की, ये उसके अगेंस्ट तो नहीं जाता। हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जो महाराज अप्रूव ना करते, क्योंकि जितना इवॉल्व होना जरूरी है उतना लीगेसी को प्रिजर्व करना भी जरूरी है। ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली जनरेशंस डिवोटीज की, उनके लिए है। तो ये एक प्रार्थना हमेशा रहती है कि सब कुछ कीजिए, लेकिन गुरु की महिमा को और उनकी लीगेसी को प्रिजर्व कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इस चीज का भी है कि हम जो शब्द चलाते हैं वो क्या है। एम्पायर स्टेट में दो तरह का म्यूजिक होता था, लंगर से पहले का और लंगर के बाद, लंगर शुरू होने के बाद। लंगर से पहले का जो जो म्यूजिक था वो शब्द वाणी, स्पिरिचुअल मैसेजेस के साथ, और ये मैसेजेस जो शब्द बजते थे उनसे मिलते थे। मुझे राजेंद्र सिंह अंकल से एक बार बात करने का मौका मिला, जिन्हें हम डीजे अंकल कहते थे, जो गुरुजी का म्यूजिक सिस्टम मैन करते थे, जिससे ये सब चलते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि अंकल ये जो शब्द हैं ये कैसे डिसाइड होते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर खूब सारे कैसेट मिलते हैं और वो
काफी सारे लेकर आते और नॉन संगत टाइम में महाराज उनको सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, ज्यादातर वापस चले जाते हैं और कोई कोई शब्द रख लिया जाता है और इस तरीके से एक पूरी की पूरी एलेबोरेट लाइब्रेरी बिल्डअप हो गई है जिसमें हर वो शब्द है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे महाराज की वाणी है। इसलिए आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, मन में कुछ विचार आ रहा हो और आप गुरु का शब्द सुन लो, उसमें आपके लिए आंसर है। एक मौका मुझे याद है कि एक संगत ने गुरु जी के पास जाकर कुछ पूछने की कोशिश की, तो गुरु जी ने उन्हें कहा कि तू जाके शब्द सुन। तो ये अच्छी बात है, गुरु की नई नई अरदास बन रही है, नया नया म्यूजिक आ रहा है और सुनने में बहुत सारा अच्छा भी लगता है, लेकिन ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकता जो महाराज का ब्लेस्ड म्यूजिक है। तो आप कभी भी कुछ चलाएं, इस बात का ध्यान रखें कि वो कनेक्ट, वो ब्लेसिंग जो उस शब्द वाणी से मिलती है जो गुरु ने अप्रूव की, और वो थोड़े बहुत नहीं है, 150 से ज्यादा है, पूरा का पूरा एलेबोरेट म्यूजिक है, उसके बाहर नहीं जाए। और जो बाकी सब कुछ है जो नया है उसको आप अपने स्पेयर टाइम में सुन लें। जो लंगर और उसके बाद का टाइम होता था उसमें इनवेरेबली फोक म्यूजिक सुनने को मिलता था। पंजाब का लाइट नंबर्स हो गए, कैजुअल म्यूजिक हो गया, फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, पंजाबी सिंगर्स का हो गया, और वो बहुत एंटरटेनिंग होता, उसका अपना अलग आनंद। और ये वाला म्यूजिक होता था जिसके ऊपर डांस किया जा सकता था। पहले वाले म्यूजिक पे डांस नहीं हो सकता था, ना होना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरा वाला है, और ये भी बाद में, शुरू में नहीं। हम लोग भी ये जो नॉन एक तरीके से डिवोशनल म्यूजिक होता था, उस पे जब डांस करते थे तो इनविजिबली तब जब संगत चली जाती थी आज्ञा लेके। लेकिन ये इसलिए कि महाराज की लीगेसी और उनकी गरिमा कंप्रोमाइज नहीं हो जाए। मेरे हिसाब से, और मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, कोई बहुत, मेरे हिसाब से गुरु की लीगेसी को और गुरु की गरिमा को प्रिजर्व करना हम सब संगत की, जो गुरु से जुड़े, खासतौर से जिन्होंने महाराज के दर्शन किए, उनकी जिम्मेदारी भी है और ये उनकी सेवा भी है। ट्रैक से डेविएट होना बहुत आसान है, उस पर वापस आना बहुत मुश्किल है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा, वो संगत जो आज से 50 साल बाद जुड़ेगी, 100 साल बाद जुड़ेगी, वो क्या सुनेगी और क्या जानेगी, और वो जानेगी जो हम छोड़ के जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा महाराज का सत्संग। और चोला बदलने के बाद में तो ये सत्संग उसके बाद में हर जगह फैला, और आज तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है। ये महाराज की महिमा है, ये कि ये फैलाव ऐसा हो गया कि कोई जगह नहीं है जहां पे गुरु का नाम नहीं है और जहां पे गुरु का सत्संग नहीं होता। एक चीज पे मैं फिर आता हूं, जो मैं कल भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। महाराज बहुत सारी बातें जो बहुत गहरी होती थी लेकिन बड़े मजाक में कह देते थे, लेकिन हालांकि उनकी ह्यूमर का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इंपैक्ट सॉलिड होता था। जो कहना चाहते थे, जिसे समझाना चाहते थे, वो समझ भी जाता था। ऐसी एक गुरु के साथ जो ह्यूमरस इंटरेक्शन हो, एक एनेक्डोट है, वो मैं पहले शेयर करता हूँ और उसके बाद में आपसे बात बताता हूँ उसका मैं क्या समझा। मदन अंकल के यहाँ गुरु जी आए हुए थे। मैं और आंटी मत्था टेके और खड़े हुए, और जैसे ही जाने के लिए मुड़े, गुरु जी इन ए वेरी लाइट मूड सेड, रिटायर्ड फौजी को दो ही काम आते हैं, या शायद फौजी को दो ही काम आते हैं। एक तो वो अपनी घरवाली को चिपका के रखता है,
और पुरानी कार को चमका के रखता है। एवरीबडी लाफ्ड एंड आई डिडंट गेट इट। सो मैं थोड़ा सा एम्ब्रेस हो गया, क्योंकि मेरी आंटी हमेशा मेरे साथ ही रहती थी, तो मुझे लगा शायद दिस दिस ह्यूमर इज डायरेक्टेड एंड इट इज एट माय कॉस्ट। तो मैं चुपचाप से नीचे करके वहां से मुड़ने को लगा, एंड गुरु जी सेड ये मैसेज कैन नॉट बी लॉस्ट, एंड पीछे से बोले कमांडर ठीक कह रहा हूं ना मैं? मैं हाथ जोड़े मुड़ा, मैंने कहा जी गुरु जी, और वहां से डिसअपियर हो गया। इतनी जल्दी से डिसअपियर हो गया कि मैं खड़ा भी नहीं रहा। महाराज के सामने खड़े होके फुटेज खाने वाली बात तो बहुत दूर की है। यू जस्ट वांटेड टू बी देयर, मत्था टेको और निकल लो, और दूर से फिर महाराज को देखो। इन्हें मेरे से लोग बहुत एनवी करते थे उन लोगों को जो गुरुजी से ऐसे ही बैठ के बात कर लेते कैजुअली, जिनसे महाराज हंसी मजाक कर लेते। इस मैसेज को अगर उन चीजों से कनेक्ट किया जाए जो गुरुजी ने समय समय पे कही, उसमें यह है कि मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन सबको अपनी आंटियों को अपने साथ रखना, चिपका के रखना, उन्हें अपने सुख दुख में साथ रखना, उनको उनको अपनी लाइफ के हर डिसीजन में भागीदारी देना न केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि गुरु की आज्ञा भी है। और ये मैसेज मैंने वहां से लिया, और ये मैसेज जितना तब सही था उतना आज भी सही है कि आप अकेले खुश हैं तो क्या खुश हैं। सो ये मेरी हमेशा सब अंकल लोगों से एडवाइस रहती है कि एक बात और, गुरुजी ने कहा कि मैं आंटियों की पहले ही सुनता हूं क्योंकि मुझसे दिल से जुड़ती हैं, अंकल लोग दिमाग से जुड़ते हैं। आंटी जब मांगती है तो परिवार के लिए पहले मांगती है, अंकल मांगते हैं अपने लिए मांगते हैं। तो अंकल की ब्लेसिंग को ब्लेसिंग दी तो अंकल को ब्लेसिंग दी, आंटी को ब्लेस किया तो फैमिली को ब्लेस किया। इनडायरेक्टली कहूं या डायरेक्टली कहूं तो आपके घर में आपकी आंटी गुरु से दिल से जुड़ी है तो वो गुरु की रिप्रेजेंटेटिव है। शी रिप्रेजेंट गुरु एट योर होम। डोंट लुक फर्दर, just look at her and look at the Guruji within her, and just make sure that you treat her like you would have treated Guruji. That respect, that care, that love, that is very important. Now we go back to next satsang that I want to say. गुरु से जुड़ने के बाद में उस जमाने में खासतौर से थोड़े से सेवादार होते तो जरा सी सेवा होती थी, और जिनकी सेवा होती थी वो वहां से हिलने को तैयार नहीं होते थे। तो आपको कभी भी कोई सेवा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो आप लोग मेरी जैसी संगत वेट करती रहती थी। मुझे तो सत्संग करने की गुड़गांव की सेवा मिल गई थी, तो मैं तो एक हद तक काफी सुकून से भी था, लेकिन देन यू ऑलवेज वांट टू डू मोर। थोड़ी सी ऐसी सेवा मिल जाए, वैसी सेवा मिल जाए। तो एक बार मैं किसी वजह से बड़े मंदिर में गया, और बड़े मंदिर में तो हम लोग साल में 2-3 ओकेजन पे जाते थे जब गुरुजी बड़ा फंक्शन करते थे, या कभी सेवा की आज्ञा हुई तो साफ सफाई करने चले गए, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिली थी। तो एक बार गुरुजी ने बड़े फंक्शन से पहले आदेश दिया कि मंदिर की सफाई होगी और फला 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 अंकल सेवा के लिए जाएंगे। सिंगला अंकल के थ्रू ये मैसेज आ गया और उसमें मेरा नाम भी था, और नाम इस तरीके से मिला और इस समय में मिला कि घर नहीं जा पाए। गुरु की सेवा मिले, आप घर के चक्कर में फंसे और रह गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऑफिस से सीधे मंदिर और सेवा शुरू कर दी उन्हीं कपड़ों में जिनमें मैं ऑफिस गया था। और शाम को मैसेज आ गया महाराज का कि आप रात को यहीं रुकेंगे, कोई सेवादार घर नहीं जाएगा। तो मुझे याद है जेठा अंकल, उनके बेटे सिंगला अंकल, अरविंद, मैं और लोग, हम सब सारे थे। हम लोग रात को वहीं जहाँ पे बेसमेंट में लंगर होता था उसी एरिया में सेवा करके रात को रुक गए। महाराज के चर्चे होते रहे,
सत्संग होते रहे, रात ऐसी निकल गई। मुझे नहीं लगता कि नींद किसी को आई या किसी को सोने की बहुत ज्यादा इच्छा भी हुई होगी। सुबह सेवा करके, सब तरफ से देख के, और जैसे ही घर जाने का प्लान हुआ, महाराज का मैसेज आ गया कि वो मंदिर देखने आ रहे हैं। तो एक तरीके से खुशी हुई कि महाराज के दर्शन होंगे, सब वापस, कोई नहीं जाएगा। और दूसरा डर ये लगा कि शायद अगर सेवा में कोई कमी रह गई और महाराज को दिख गई तो हमारा क्या होगा। हमारे फौज में सीनियर अफसर, जनरल या एडमिरल लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं बाद में। तो मुझे एज ए फौजी मुझे यही फीलिंग आ गई कि अब हमारा इंस्पेक्शन होगा कि हमने कितना अच्छा काम किया। तो डर भी लगा, मगर खुशी भी हुई। 11 बजे, 11:30 के करीब महाराज आए और हम सबके लिए खूब सारे आलू के पराठे बनवा के लाए। सेवादारों को अच्छे से खिलाना पिलाना वॉज इसेंशियल पार्ट ऑफ महाराज रूटीन। तो फिर मुझे याद है, सफेद ट्राउजर और शायद येलो शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, महाराज लुकिंग ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। और हम लोग तो धन्य हो गए, मत्था टेका। और उसके बाद में मैसेज गुरुजी का था दैट ही वाज वेरी हैप्पी और सेवा बहुत अच्छी हुई। एंड देन वी फेल्ट सो ब्लेस्ड, बट थिंग्स डिड नॉट एंड हियर। गुरुजी ने मंदिर के मेन हॉल से कुछ जो आर्टिफैक्ट्स या जो चीजें वहां रखी थी उठा के सेवादारों में डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की। तू ये ले ले, तू ये ले ले। और मुझे एक्चुअली जो चीज तब दी जा रही थी, मुझे वो नहीं चाहिए थी। मुझे एक ब्रास का गुलदस्ता जो मंदिर में शिवजी महाराज की मूर्ति के साइड में रखा था पीछे की तरफ, वो चाहिए था। और जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो आगे की थी। तो मैंने मन में सोचा कि महाराज मुझे तो वो वाला चाहिए। और मैं निकल के बाहर आ गया। मैंने कहा ना मैं सामने पढ़ूंगा, ना मुझे इधर घर की कोई चीज मिलेगी। तो आई जस्ट सेड महाराज मुझे वो वाला चाहिए। और कहा भी नहीं, बस मन में डाला और मैं निकल गया। 5-7 मिनट के बाद में हमारे गुड़गांव के बाबा अंकल हैं, वो भी गुरु की बहुत प्यारी संगत है, वो गुल्लक रूम वाले गेट से बाहर आए। उनके हाथ में वही वाला गुलदस्ता था और वो मुझे देख के बोले, कमांडर अंकल ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है, एग्जैक्टली द वन दैट आई वांटेड, आई स्टिल हैव इट। और इसके साथ जो ये मेमोरी है उसको देखते ही रिन्यू हो जाती है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कहां हैं। ही न्यू एवरीथिंग एंड ही नोज एवरीथिंग। गुरु से परे कुछ नहीं है एंड इट इज ए गुड थिंग। एक बार जैसे मैंने कहा घूमते हुए बड़े मंदिर में पहुंच गया दोपहर में, तो वहां पे एम्पायर स्टेट में शाम को जो लंगर डिस्ट्रीब्यूट बनता है उसकी तैयारियां चल रही थी। तो मेरे ख्याल से सिंगला अंकल के हाथ में गोभी के 2 फूल थे, उन्हें धोने जा रहे थे। मैंने अंकल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, मैंने अंकल क्या मैं इन्हें धो सकता हूं। एंड ही सेड नहीं, गुरु के हुक्म के बिना आप कोई सेवा नहीं कर सकते। व्हाट कुड आई से। मतलब मैं आई जस्ट इमोशनली बिखर गया उस समय। और आई स्टूड देयर क्वाइटली और मैंने महाराज से वहीं पे कहा, महाराज मैं गोभी के 2 फूल भी नहीं धो सकता, यानी मैं इस लायक भी नहीं गुरुजी कि मैं ये छोटी सी सेवा कर दूं। अंकल को कुछ नहीं बोला, ही वॉज ऑल्सो डूइंग हिज सेवा, बिकॉज गुरु जी की आज्ञा के बिना तो पता नहीं हिलता, कभी भी नहीं हिलता था, अभी भी नहीं हिलता।
पर मैंने I was really upset beyond words, and I sat there dejected, sad, and I prayed to महाराज, और यू में से मैंने कंप्लेन कर दी और मैं उस बात को भूल गया। अगला बड़ा फंक्शन आ रहा था और मैं आंटी को साथ लेके थोड़ा सा पहले आ गया। मैंने कहा कि इनको हॉल में बैठाया और मैंने कहा देख, मैं जरा इधर उधर जाके देखता हूँ, शायद मुझे कोई सेवा मिल जाए, कोई बुला के कुछ दे दे, ये कर लो, क्योंकि अपने आप से तो नहीं कर पाऊंगा, बट होपफुली देयर विल बी समथिंग फॉर मी। और मैं, इतनी सारी संगत भी नहीं थी, और मैं घूमता हुआ पीछे किचन की तरफ चला गया जहां बड़े फंक्शन का लंगर बन रहा था, यह बनता था। एज लक वुड हैव इट, वहां कोई नहीं था, और जो कुकिंग की टीम थी, जो लंगर बनाने के लिए बाहर से आए थे लोग, उनमें से एक बंदा किचन से निकला, उसके हाथ में एक चाकू था, और मुझे देख के उसने मुझे बड़े अधिकार से बुलाया, अंकल जी आप यहां आइए। मैं डर गया, मैंने कहा यार मैं तो अभी कुछ कहा भी नहीं, अभी अभी ये मुझे क्या बोलने वाला है, हैव आई मेड ए मिस्टेक? मैंने इनके काम में दखल नहीं दिया, मैं तो कहीं गया ही नहीं। एंड ही हैड दैट टाइप ऑफ नाइफ, जिसे अगर आपको याद है, आरी को आगे से पहना करके पीछे कपड़ा बांध देते हैं, और उसमें सामने की तरफ बहुत अच्छी धार होती है, और वो अगर आप केयरफुल नहीं हो तो वो आपका हाथ काटती रहती है सेवा करते समय। तो उसने मेरे हाथ में चक्कू दिया, बोले इधर आओ, और मैं अंदर गया तो एक बड़ा वाला ड्रम भरा हुआ टमाटर का रखा था। अब मुझे देख के पूछते अंकल ये कौन काटेगा? अब मैंने कहा भाई मुझे क्या पता कौन काटेगा। एंड देन ही सेड ये लो चक्कू, ये बैठो और ये टमाटर काटो सैलेड के लिए। मैं 2 गोभी के फूल धोने के लिए गुरुजी से कंप्लेंट की थी, और वो मेरे ख्याल से 50-100 किलो टमाटर होंगे जो मुझे काटने के लिए दे दिए गए, और मेरी हेल्प के लिए वहां पे दूसरा सेवादार नहीं था, न किचन में कोई आया और ना कोई वहां पे आना था। उसके बाद दुनिया का सत्संग हुआ, दुनिया के शब्द सुने, महाराज के दर्शन किए, लंगर किया, कमांडर अंकल वहां बैठ के अगले कितने घंटे तक वो टमाटर काटता रहा। मुझे और कुछ करने को नहीं मिला, मैं गुरुजी के दर्शन भी नहीं कर पाया इस चक्कर में। और आंटी जब गुरुजी को मत्था टेक के म्यूजिक रूम से बाहर निकल रही थी, जैसे मत्था टेका गुरुजी का, गुरुजी लुक्ड एट हर एंड गिव मोर देन अ रीजनेबल स्माइल, मतलब काफी सारे दांत दिखे उनके। एंड आंटी वाज सरप्राइज बिकॉज आंटी को गुरुजी इस तरह से कभी नहीं भाव देते थे। एंड शी कम्स आउट एंड टेल्स मी कि आज तो गुरुजी ने बहुत स्माइल दी मुझे। मैंने कहा मुझे पता है गुरुजी ने तेरे को बोला वो कमांडर से मिल, टमाटर काट रहा है, उसे गोभी धोनी थी। सो छोटी सी बात है बट दिल रख लिया। और उसके बाद में लंगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके बाद के फंक्शन में लंगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑलमोस्ट जैसे मैं पकड़ा गया हूं, तुम क्या कर रहे हो, और ये काम किया जनरल मल्होत्रा अंकल ने। मुझे बुलाया और पूछा तुम कब से आ रहे हो, ऑलमोस्ट जैसे सीनियर फौजी क्लास ले लेता जूनियर फौजी की। मैंने कहा कि सर मैं इतने टाइम से आ रहा हूं। बोले ठीक है फिर ये लो चमचा और ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। एंड दैट वाज द स्टार्ट of the seva, and I have never looked back, and Maharaj has been so kind, so gracious, so benevolent, so loving, that in spite of all that may be wrong with me, in spite of all the mistakes that I have made, he like a mother has never given up on me। और ये उनके बहुत बड़ी महिमा है, इसका शुक्राना भी नहीं किया जा सकता, हम इस लायक भी नहीं। एक चीज उसी समय में और पता चली, और ये छोटी छोटी इवेंट है जिसने हम लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। उसमें से एक छोटी सी इवेंट थी, मुझे याद है एम्पायर स्टेट में सिंगला अंकल चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। गुरुजी ने किसी संगत को एक स्वरूप देना था,
संगत जी ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और स्वरूप उस समय देने के लिए था नहीं, तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और वो जो छोटा सा आईडी कार्ड की तरह का टैग अपने शर्ट पे सामने लगा रखे थे क्लिप से, उसको बोला ये तू मुझे दे दे, ये इनको देना है। एंड अंकल सेड ऑलमोस्ट प्लीडिंगली कि गुरुजी मेरे पास तो बस एक यही है। एंड गेस व्हाट, गुरुजी से तेनू इसकी लोड नहीं है, तेरे कोल मैं हूं। That left such a profound impact on me. अगर आपके पास गुरु है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अंकल टुक half a second, I immediately removed it and gave it to महाराज and महाराज gave it to me. ये चीजें उनके लिए हैं जो अभी गुरु से जुड़े नहीं। जुड़ना है तो एक तरीके से ये मीडियम है, एक तरीके से ए फॉर एप्पल है। एप्पल ए नहीं होता, लेकिन बच्चों को ए फॉर एप्पल याद दिलाना जरूरी है। इसलिए काफी समय तक जब हम भी छोटे थे, हमसे पूछे ए को पूछ के दिखा के कोई पूछे ये क्या है, तो रेस्पॉन्स यूज्ड टू बी ए फॉर एप्पल, इट वाज नेवर ए। तो उसके बाद से ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास गुरु है तो फिर आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो जब घर में खासतौर से महाराज के चोला बदलने के बाद में संगत ने अपने घर में गुरु जी के दरबार बनाए और बहुत अच्छे बनाए और बहुत मेरे विचार से बहुत सही किया। लेकिन ये कौन है? मुझे जब घर में बैठ के मैंने और आंटी ने डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोगों का एक ही जवाब था, गुरु हमारे दिल में है तो इसकी जरूरत नहीं, और अगर दिल में नहीं है तो सारे घर में दरबार बना के रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अंदर से फीलिंग है कि बेटा मैं तो तेरे साथ हूं। हर बार जब कभी इस तरह का दिमाग में सवाल आया तो महाराज ने यही जवाब दिया। तो ट्रेडिशनली क्या किया आंटी ने, क्योंकि वो वहां किचन में हर समय रहती है, जैसे आंटी कहती है वो उसका ऑफिस है, और वो किचन में ही फिर जहां पे उसका ऑफिस है वहीं पे उसने महाराज को बराबर में रखा हुआ है। सो वो अपना काम करती रहती है और गुरुजी को देखती रहती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आंटी को देखता रहता हूँ, आंटी गुरुजी को देखती रहती है, तो मेरा भी काम चलता रहता है और आंटी का भी काम चलता रहता है, और हम दोनों का काम इसी तरीके से चलता रहता है। गुरुजी महाराज से जुड़ने में एक सिंप्लिसिटी चाहिए, एक इनोसेंस चाहिए, एक भोलापन चाहिए। भोलेनाथ से जुड़ने में शान पट्टी नहीं चलती। जिस तरीके से जैसे गुरु वैसे भगत। सोनिया आंटी से आज्ञा चाहूंगा, आज के लिए यहाँ पे हम लोग अर्ध विराम देते हैं और महाराज की आज्ञा होगी तो फिर अपन लोग कल फिर मिलेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी हमेशा सब प्रार्थना रहती महाराज से, महाराज अपनी संगत का ख्याल रखिए। वो मेरी प्रार्थना की वेट थोड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल में आता है तो कह देता हूँ। और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ जुड़े रहिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे महाराज आपसे अलग हो जाए। होंगे नहीं, और आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते और वो करने भी नहीं देंगे। इस बात पे होपफुली विल गेट टू टॉक अगेन टुमारो। लेकिन तब तक के लिए जय गुरु जी, अपना ख्याल रखिए, महाराज से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।